भाइयों, आप सबका खुशामदीद। एक बार फिर मैं रोशन ख़ान आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि टाइम टू टाइम मैं आऊँगा और जो इश्यूज़ होंगे, ज्वलंत इश्यूज़ होंगे, उस पे मैं बात करूँगा। प्लस अगर कुछ सवाल होंगे मन में वो रखूँगा, और जो हालात होंगे आसपास के देश के बाहर, उस पे भी कोशिश करूँगा कि कुछ बातें रखें और जिस पे कि चर्चा हो सके, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तब लेंगे। क्योंकि देखो, ये देश जो है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर इतिहास के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि ये एक मिली जुली संस्कृति का देश है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग धर्मों में, लेकिन वो एक जैसे ही की जाती हैं। इसी को मिक्स्ड कल्चर कहते हैं। तो हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा रहा है कि पूरी दुनिया से जहाँ से भी लोग आए, अपने कल्चर को लेकर आए और वो यहाँ के कल्चर में समाहित हो गए, एक मिक्स्ड कल्चर हो गया। और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो आती है, देखने समझने आती है, इस देश को समझने आती है, इसकी खूबसूरती को जानना चाहती है। जो लफ्ज़ लोग सुनते हैं ना, गंगा जमुनी, तहज़ीब और धर्मनिरपेक्षता, हिंदुस्तान दुनिया में अकेला एग्ज़ाम्पल है ये। इस चीज़ को हमें समझना होगा कि दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका उदाहरण दिया जाता है, एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं कि इतने दुनिया भर के रिलीजन्स हैं, सभ्यताएं हैं, सब समाहित हो गई। कम से कम हर स्टेट की अपनी एक दो रीजनल लैंग्वेजेस हैं ना। मतलब एक कुनबे में खुदा ने सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। अगर आप जोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें, हिमालयाज़, स्नोफॉल, उसके नीचे उतरिए थार मरुस्थल, डेजर्ट्स, सेंटर में आइए पूरा आपका प्लेटो रीजन है, एमपी प्लस डेक्कन प्लेटो, पूरा देखिए पठारी एरिया है। उसके बाद सी शोर आप जाइए, देखिए ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, इतना बड़ा बीचेस हैं हमारे यहाँ। मतलब एक ही मुल्क में आप हर तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। ये देश की खूबसूरती थी। लेकिन जो आज का मेरा मुद्दा है वो थोड़ा सा हट के है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी, कल भी हमने देखा कि कुछ लोगों के लिए धर्म से बड़ा देश हो गया है। ये बचपन से हमने ये बातें सुनी, देश बड़ा या धर्म। लोग यही कहते थे, भाई जब देश रहेगा तो हम रहेंगे, जब हम रहेंगे तो धर्म रहेगा। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है? आज की स्थिति में धर्म ऊपर हो गया है। जितने भी लोग हैं, अपने अपने प्रोपेगेंडा हैं, उनके अपने अपने एजेंडा हैं, और हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने में तुला हुआ है। ये हाल है। दूसरी चीज़ जो समझ में नहीं आई और मैं समझना चाह रहा था कि राष्ट्र होता क्या है? व्हाट इज़ अ नेशन? नेशन का क्या डेफिनेशन होती है? राष्ट्र की क्या उसको अगर हम किसी से कहें, इसको थोड़ा सा बताओ राष्ट्र क्या होता है, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी? समझ के बाहर हो रही है लोगों में। अब कल देखिए, एक महोदय हैं, मैं महोदय ही कहूँगा, भाई हम लोग की ज़बान तो ऐसी, हम तो महोदय ही कहेंगे। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के हैं वो साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और कई सालों से अपने एक चिरपरिचित अंदाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बनाना और दुनिया भर के जोकरों को अपने स्टूडियो में बुलाना, जिसमें कुछ मुल्ले टाइप के भी लोग होते हैं, कुछ जोगी टाइप के भी लोग होते हैं। मतलब कहने का कि एक हैं जो मौलाना की तरह और दिखने वाले लोग हैं, दाढ़ी, टोपी, सफ़ेद बड़े बड़े लिबास, और दूसरी तरफ वो अपना भगवा पहने हुए दो चार पंडित नहीं कहूँगा उन्हें मैं, सब ढोंगी टाइप के लोग वहाँ पे बैठ के, और जो नफ़रतों का दौर वहाँ शुरू होता है। कौन बचाएगा इस देश को भाई? बताइए। कल ये आदमी एक ट्विटर पे ट्वीट करता है और कहता है कि इस देश में जिहाद हो रहा है। कौन सा जिहाद? वो जिहाद है सचिवालय का, वो जिहाद है IAS IPS बने हुए जो मुस्लिम लड़के हैं। इस साल करीब 45 बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं। दे आर नाउ IAS एंड IPS, वो अपनी ट्रेनिंग में भी जाने वाले हैं।
उसके ऊपर इस आदमी ने इतने बेहूदे ढंग से प्रस्तुति दी है अपने कुछ सेकंड के ट्विटर में, जिसे आजकल लोग टीज़र कहते हैं। हाँ, टीज़र समझते हैं ना, चिढ़ाने वाली चीज़ें, टीज़ करना। हाँ, वो टीज़र उसने डाला है उस पर। ये वाकई टीज़र ही था, चिढ़ाने वाली बात ही थी। ये तमाचा था इस देश के संविधान के मुँह पर, ये तमाचा था इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। उसने यूपीएससी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ की गंभीरता? हाँ, उसने यही कहा ना कि एक सचिवालय जिहाद चल रहा है, कि मतलब आप समझ नहीं सकते। उसने सीधा सीधा कह दिया कि ये केंद्र की मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से एक एजेंडे के तहत आईपीएस और आईएएस मुसलमान बन रहे हैं। मतलब आप सोचिए। हाँ, एक टाइम था कि हम लोग सोचते थे चलो यार आज गिर गए हैं, अब इससे नीचे क्या गिरेंगे। हाँ, यही होता था ना, गिर गए हैं, इससे नीचे क्या गिरेगा अगला। लेकिन दूसरे दिन वो आदमी और नीचे गिर जाता है। मतलब हर दिन ये अपने स्तर से नीचे गिरते चले जा रहे हैं। ज़रा भी परवाह नहीं है इस देश का। इस देश की परवाह तो छोड़ो, उनको ये भी परवाह नहीं है कि इस वक्त हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है। इस बेवकूफ़ इंसान को कम से कम कुछ तो हया शर्म करनी थी, और इस वक्त वो फिर से हिंदू मुसलमान कर रहा है। और मैं तो सीधा कहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बातों का बुरा ना मानना, इसके ज़िम्मेदार हम आप हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे ज़िम्मेदार हैं? हम आप ज़िम्मेदार इसलिए हैं कि ऐसे लोगों को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। इनमें से बहुत से लोग हैं जो दूसरों को देखा देखी करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात हो रही है इस देश में। मैं चेतावनी दे रहा हूं, आने वाला वक्त इस देश में बहुत भयावह हो जाएगा। ये जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, इसकी नेगेटिविटी इनको समझ में नहीं आ रही है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ये चीज़ समझना चाहिए। हम लोग कब तक संभालेंगे, कब तक लोगों को समझाएंगे? सोचिए। हाँ, ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हमें सड़कों पर उतरना चाहिए। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, अगर वो देश से बड़ा किसी और चीज़ को प्रतिबिंबित कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना होगा। देश पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें काउंट होंगी इस देश में। मेरी बातें हो सकता है किसी को गलत आज के परिप्रेक्ष्य में लग रही होंगी, क्योंकि आज जो उनका दिमाग है वो हाईजैक किया गया है। आईटी सेल, आज हमारे एक सीनियर पत्रकार हैं हमारे प्रयागराज में, वीरेंद्र पाठक जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उनको एक इंटेलेक्चुअल के रूप में देखता हूँ। आज उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा, दिल खुश हो गया। क्या लिखा था बंदे ने? उसने साफ साफ लिखा था कि आईटी सेल ने हिंदुस्तान के जो जनरेशन्स हैं इस वक्त सबको हाईजैक कर लिया है। जो आपको आईटी सेल दिखाता है आप वही देखते हो, वो जो फील कराता है आप वैसे ही फील करते हो, जो रिएक्ट कराता है चाहता है जो, वैसा आप रिएक्ट कर रहे हो। साफ साफ ये बात बहुत दिनों से दिमाग में थी, लेकिन समझ में नहीं आता था इसको कहा जाए कैसे। लेकिन आज उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया कि चलो एटलीस्ट ऐसे बुद्धिजीवी हमारे बीच में हैं। अब ये देश है, लोग बचाने वाले हैं इस देश में। बहुत खुशी हुई। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वीरेंद्र सर को, आपके लिए हैट्स ऑफ सर। आप लोगों को इस मुहिम में आगे बढ़ना पड़ेगा जो इस देश में हो रहा है। जाते जाते एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आज। ये सवाल मेरे मन में भी था, मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में भी आए। आखिर ये राष्ट्र होता क्या है? व्हाट इज़ अ नेशन? जाहिर सी बात है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप यही कहोगे भाई नेशन माने जहाँ लोग रहते हैं एक ग्रुप में वही होगा, या तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी डेफिनेशन लिखता है, हमारा संविधान भी परिभाषा देता है ना राष्ट्र क्या है। तो उसके लिए हमें जानने के लिए अपना संविधान उठाना पड़ेगा। संविधान में साफ साफ लिखा है, पहली लाइन जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये भारत की परिभाषा है, ये इंडिया की डेफिनेशन है। इसको समझना होगा कि कोई भी राष्ट्र लोगों से बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी, ज़मीन, पेड़ पौधे, हवा को नहीं कहते हैं जनाब। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप जब भी इस देश के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, अनावश्यक किसी के खिलाफ जाते हैं, समझ लो आप इस देश के एक अंश के खिलाफ जा रहे हैं। यू आर अगेंस्ट वन ऑफ द सिटीजन्स, मीन्स यू आर अगेंस्ट द नेशन। सीधी सी बात, क्योंकि नेशन की परिभाषा यही है। अगर इस देश में जितने भी लोग हैं दे आर पार्ट ऑफ द नेशन। वो हिंदुस्तान का अंग है, भारत का अंग है, अंश है। जैसे हमारा शरीर होता है, आँख, नाक, मुंह, ये सब क्या है?
ये हमारे शरीर का रोशन के पार्ट हैं। अब ये तो नहीं है कि रोशन कौन है, ये सारे मिल के रोशन बने हैं यार। हाँ, ऐसे ही समझना होगा मेरे राष्ट्र को। हाँ, ये हमारा संविधान कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सिंपल है, हम भारत के लोग। अब सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, अब इसमें होता क्या है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और सीधा सीधा एक एजेंडा चलाती है। वो एजेंडा क्या है, वो आईटी सेल बीजेपी का कर रहा है, वो आपके सामने है। मतलब जो भी 15, 16, 17, 20% मुसलमान हैं, उनको एकदम से दरकिनार करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लगातार डेली कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उनको मतलब साबित कर देना चाहते हैं, या तो ये सारे पंचर वाले हैं, या तो ये सारे देशद्रोही हैं, या तो सारे आतंकवादी हैं। मतलब कि मुल्ला, जिहादी और क्या मतलब अजीब अजीब नामकरण किए गए हैं। तो मतलब मुझे भी मज़ा आने लगा। ठीक है यार, तुमको अगर खुशी मिलती है बुलाओ हमें, लेकिन देश का भी ख्याल करो। हाँ, देश का ख्याल करो। मैं इंडिविजुअली मैंने कोई गलती की है, आप इंडिविजुअली मेरे ऊपर आरोप करो, मेरे को जो सज़ा संविधान कहता है तो, लेकिन मेरी वजह से पूरी कम्युनिटी को कहना आप देश के खिलाफ़ हो, ऐसा काम करने वाला देश के खिलाफ़ है, वो देशद्रोही है। और अगर सुरेश चौहान जो ये सुदर्शन न्यूज़ का आदमी है, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए इसको सचिवालय जिहाद या आईएस जिहाद कह रहा है कि यूपीएससी और केंद्र सरकार या सरकारों की मिली भगत से ये सब चल रहा है, तो इस आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह रहना चाहिए, वो है जेल। इस आदमी को बाहर नहीं रहना चाहिए। ये देश के लिए ख़तरा है, ये नासूर है, और ये नासूर जब बढ़ता है तो बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है, तो लाइलाज हो जाता है। देखिए बाहर क्या क्या हो रहा है भाई, आप जाइए चाइना में, देखिए हांगकांग, वियतनाम देख लो, तिब्बतियों का हाल देख लो, पड़े हुए हिंदुस्तान में निर्वासित होकर। हाँ, ये सब गृह युद्ध की स्थितियाँ पैदा कर देती हैं भाई। हाँ, सीरिया, इराक, ईरान, देखिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसा टुच्चा सा देश। हाँ, उससे सीखिए कुछ यार। वो तक देखो संभाल लिया अपना, नहीं साले मरे जा रहे थे। हाँ? सब अकल आ रही है धीरे धीरे। वो एक दिन हाथ पैर जोड़ेंगे हिंदुस्तान का, मैं जानता हूँ। उनसे ज़्यादा हम लोग यहाँ हैं। हाँ, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ये देश कैसे सुधरेगा, या तो इनको ख़त्म कर दो। हम लोग की राय रहती भैया, हमें शांति चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो मुसलमान है कि नहीं है। हम एक चीज़ जानते हैं, वो हमारे राष्ट्र के दुश्मन है। पाकिस्तान इज़ अ एनिमी ऑफ माई नेशन। तो मेरे नज़र में पूरा पाकिस्तान एनिमी है, दैट्स इट। मैं उनके लिए दुआ यही कर सकता हूँ कि वो सुधर जाएं और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहें, और एजुकेशन में हेल्थ इश्यूज़ हैं इन पे बात करें यार। इंसानियत सीखे, इस्लाम ने इंसानियत सिखाई। वो इस्लामिक कंट्री होकर देखो साले शैतानों की तरह हैं वो लोग, एकदम अजीब हालात हो गए वहाँ पे। वो हालात यहाँ मत पैदा करो यार। सुदर्शन बाबू सुधर जाओ। मैं बता रहा हूँ, कल चौराहे पे मैं खड़ा था, मैं अपनी बाइक से था, लाल बत्ती पे था, 2 लड़के यंग आके रुके हैं। उन्होंने झांक कर मुझे देखा, मैं हेलमेट पहने हुआ था। फिर मेरी बाइक पे मेरा ये आईडी, माइक आईडी ऐसे रखा रहता है, तो उसने मेरी आईडी देखी, और जब उसने देखा इस पे INK लिखा है, तो दोनों लड़के मुस्कुराते हुए निकल गए आगे। और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, ऐसी क्या बात थी मुझ में जो ऐसा देख के गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ा सा तेज़ गया, उनको पास जाके मैंने इशारा किया, बेटा रुको, क्या बात है। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने यही कहा कि अंकल एक्चुअली हम सोचे आप वो चैनल वाले जो नहीं होते हैं आज तक और ये वाले वो वाले हैं। हमने कहा तो बताइए क्या हुआ, अगर वो होते तो क्या करते। कहे मैं 1 लात मारता उनको। आप समझ रहे हैं, ये औकात हो गई है मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो ये प्रोपेगेंडा एजेंडा चला रहे हैं ना, ये हकीकत है। मैं कल की रात की बात बता रहा हूँ। मुझे गुस्सा भी आया, हंसी भी आई। मैंने उनसे कहा भी, बेटा देखो ये गुस्सा ठीक नहीं है, इस गुस्से को संभाल कर रखो, एक दिन काम आएगा। मारपीट लड़ाई झगड़े से नहीं, ये जितने हैं ना, ये भी आपकी तरह इंसान है, बेचारे अपनी रोज़ी रोटी के लिए नौकरी कर रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा उनसे कहा जाता है। मतलब ये आक्रोश लड़कों में आ चुका है, मतलब कि उनको ये घिन लगने लगी है कि ये क्या कर रहे हैं चैनल वाले, लोगों को लड़ा रहे हैं। अजीब सा हाल मचा रखा है। थोड़ा सुकून भी मिला कि चलो हमारी यंग जनरेशन थोड़ा सा समझने लगी है। तो ये हाल इस देश का। आप लोगों से अपील है, प्लीज़ एक बार फिर कि कुछ करिए, निकलिए, और आपकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आपसे मिलते हैं वक्त
उनसे इससे बात करिए कि भाई आप विधानसभा में और राज्यसभा, लोकसभा में इस पे चर्चा करिए। अब समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इस पे अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया, मामला बहुत बिगड़ जाएगा आने वाले वक्त में। आप जानते हैं ये आईटी के लोग बैठ के क्या क्या फैला रहे हैं और इस देश में अभी भी लोग मानसिक गुलाम हैं। आपको मालूम है ना, 800 साल मुग़लों ने, फिर 200 साल गोरों ने, उसके बाद 70 साल या 65 साल कह लो कांग्रेसियों ने। हाँ, ये सब एक ही छट्टे बट्टे हैं भैया, ये सारे हम्माम में नंगे हैं, इनसे बचना है हमें। अब तो अच्छे लोगों को चुना जाए, अच्छे लोगों को भेजा जाए, तभी ये देश बचेगा, वरना राम नाम सत्य है। मान के चलिए विघटन शुरू हो चुका है, समाज में विघटन शुरू हो गया है देश में। अब लोग बहुत अजीब आचरण कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, जय भारत।